हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स। सो व्हाट इज़ एनर्जी रिच कंपाउंड्स? बेसिकली जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उन्हें काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है हमें कहाँ से मिलेगी? एनर्जी रिच कंपाउंड से मिलेगी, जैसे कि एटीपी हो गया, थायोएस्टर हो गया। ठीक है, थायोएस्टर बॉन्ड जो होते हैं, फॉस्फेट बॉन्ड जो होते हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, so cells as a complicated system require large amount of free energy for all important activities। यानी कि हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको क्या चाहिए होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, टू परफॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क इन दी मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड अदर सेलुलर मूवमेंट्स। The active transport of molecule and ions and the synthesis of macromolecules and other biomolecules is also needed large amount of energy. Then the free energy used in this process maintain as an organism in a state that is far from equilibrium। यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री एनर्जी है वो भी क्या रहती है? मेंटेन रहती है, जिसके कारण हम पूरे टाइम काम कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी काम या मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, बेसिकली द क्रिएशन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड इन सेल्स कैरिड आउट बाय थ्री मेन वेज, यानी कि तीन रास्तों के द्वारा एनर्जी रिच कंपाउंड्स का क्रिएशन होता है हमारी सेल्स के अंदर। फर्स्ट वे है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि जब ऑक्सीडेशन होता है सबस्ट्रेट का, जैसे कि ग्लूकोज का, आर फॉर्म्ड इंटरमीडिएट विद हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप्स। यानी कि आपने जब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल देखी होगी पिछले सेमेस्टर में ही, अभी आपकी कंप्लीट हुई, सॉरी आपका थर्ड सेमेस्टर में आएगी वैसे तो, लेकिन आपने ग्लाइकोलाइसिस फिर भी पढ़ी होगी। तो ग्लाइकोलाइसिस के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप्स को कैरी करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं फॉस्फेट ग्रुप्स की वजह से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सेकेंड है एटीपी। एटीपी इज द मोस्ट हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड एंड its phosphoanhydride bond are referred to as high energy bond and is created in the process of oxidative phosphorylation in mitochondria। यानी कि ATP भी क्या है? ATP भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। सो थर्ड पॉइंट है सम एनर्जी रिच कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस सो दैट फॉस्फेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एटीपी टू अनदर मोलिक्यूल इन द रिएक्शन विच इज कैटेलाइज्ड बाय काइनेज एंड हाई एनर्जी बॉन्ड इज प्रिजर्व्ड। यानी कि कुछ एनर्जी कंपाउंड जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जिसमें फॉस्फेट ट्रांसफर होता है एटीपी से। आपने देखा होगा कई रिएक्शन में आपका एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और एक रिएक्शन कैरी ऑन होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा? ये फॉस्फेट ग्रुप आपका एटीपी उस टाइम पे देगा। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या मिल रही है यहाँ पे? ये जो एनर्जी मिल रही है किसकी वजह से मिल रही है? जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है एटीपी के अंदर उसकी वजह से हमें एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से रिएक्शन कैरी आउट हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके एनर्जी रिच कंपाउंड्स के बारे में जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है उसमें फोस्फोइनोल पाइरुवेट। Phosphoenol pyruvate, that is 2-phosphoenol pyruvate PEP is the ester derived from enol of pyruvate and phosphate। ठीक है, ये कहाँ से मिला है? जो इनोल होता है पायरुवेट और फोस्फेट से मिलकर के क्या बना हुआ है? फोस्फोइनोल पायरुवेट बना हुआ है। ये एक एनायन की तरह एग्जिस्ट करता है। फोस्फोइनोल पायरुवेट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट इन बायोकेमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर। इट हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। इसके पास क्या होते हैं? हाईएस्ट एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी एनर्जी कितनी है? -61.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोलाइसिस में। इट इज़ इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजिनेसिस, यानी कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। वेट ए मिनट,
ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। इन प्लांट्स इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ वेरियस एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर भी ये जो वेरियस एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके सिंथेसिस में, कार्बन फिक्सेशन इन बैक्टीरिया के अंदर, इन सभी के अंदर ये एज एन फॉस्फेट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है। और बैक्टीरिया के अंदर इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोस्फोट्रांसफरेज सिस्टम, यानी कि फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करने के लिए बैक्टीरिया के अंदर भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह हम फोस्फोइनोल पायरुवेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या है, आपका फोस्फोइनोल पायरुवेट है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे इसमें क्या हो रहा है, फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है, यहाँ पे ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, यहाँ से निकल के एडीपी के साथ जुड़ के क्या फॉर्म कर रहा है, एटीपी को, और फिर इसका फॉर्मेशन हो रहा है, पायरुवेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर फोस्फोइनोल पायरुवेट से जो फॉस्फेट ग्रुप है वो तो रिमूव हो जा रहा है, वो किसके साथ कंबाइन कर जा रहा है, एडीपी के साथ, और एडीपी प्लस 1 फॉस्फेट इक्वल टू एटीपी। ठीक है, एडीपी में अगर हम एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एटीपी बन जाता है। और ये जो फॉस्फेट है वो किस में यूज़ हो गया, एटीपी फॉर्मेशन में यूज़ हो गया, और इससे क्या फॉर्मेशन हो गया, आपके पायरुवेट का फॉर्मेशन हो गया। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, पायरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, अब सेकेंड कंपाउंड की बात करते हैं, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट बेसिकली 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं। ये एक 3 कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि प्रेजेंट रहता है मोस्ट ऑफ सेल्स में। ठीक है, It primarily exists as a metabolic intermediate in both glycolysis during respiration and Calvin cycle during photosynthesis। ठीक है, यानी कि ये इंटरमीडिएट पाया जाता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में भी और कैल्विन साइकिल के अंदर भी। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और कैल्विन साइकिल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ग्लिसरेट इज ए ट्रांजिशनल स्टेट बिटवीन ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट होती है ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बीच की। ठीक है, ड्यूरिंग द फिक्सेशन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है एक प्रीकर्सर है, इज ऑल्सो प्रीकर्सर टू 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट किसका प्रीकर्सर है, 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट का। ठीक है, अब ये जो 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट है ये किस में इन्वॉल्व होती है, ये बेसिकली इन्वॉल्व होती है आपके ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर। ठीक है, विच इन टर्न इज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट इन द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, यानी कि ये जो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट है ये एडीपी के साथ मिल करके 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो किसके साथ ज्वाइन हो गया, एडीपी के साथ ज्वाइन हो गया, एटीपी का फॉर्मेशन हो गया है और 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एनर्जी का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे एक चीज़ और है, किसी भी रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए आपको चाहिए होती है एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी कौन दे रहा है, यहाँ पे भी एनर्जी फॉस्फेट प्रोवाइड कर रहा है इस रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए। ठीक है, एडीपी के साथ फॉस्फेट मिल करके एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। So the transfer of an inorganic phosphate from carboxyl group on I13-BPG to ADP to form ATP। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हुआ है, जो फॉस्फेट ग्रुप, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप क्या है, कार्बोनिल ग्रुप से निकल के एडीपी के साथ मिलके क्या बनाया उसने, एटीपी का बना फॉर्मेशन किया। और एटीपी आप जानते ही हैं ये क्या है, एक मोस्ट एनर्जी रिच कंपाउंड है। ठीक है, हमारी बॉडी में एटीपी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्योंकि ये क्या है, एनर्जी रिच कंपाउंड होता है। बहुत सारी रिएक्शंस को कैरी ऑन करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, एटीपी की नीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है थायोएस्टर। थायोएस्टर्स आर एस्टर्स इन विच लिंकिंग ऑक्सीजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि थायोएस्टर बॉन्ड्स क्या होते हैं। थायोएस्टर बॉन्ड में बेसिकली अगर आप एस्टर की बात करोगे तो उसमें आपको
ओ बॉन्ड दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन थायोएस्टर में आपको OS बॉन्ड दिखाई देगा, एक ऑक्सीजन की जगह आपको सल्फर दिखाई देगा, ठीक है। सो दे आर द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन बिटवीन ए कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स एंड थायोल। ये किसके प्रोडक्ट होते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बिटवीन ए कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एंड ए थायोल। थायोएस्टर आर कॉमन इंटरमीडिएट इन बायोकेमिस्ट्री। ये क्या है? कॉमन इंटरमीडिएट होता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ड्यूरिंग द अर्ली हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड सम researcher hypothesize that thioester bond between a sulfur and carbonyl कार्बन आर यूज्ड एज एन एनर्जी करेंसी। देखो बेसिकली अगर इसमें पूरे पॉइंट में अगर हम बात करूँ, जो थायोएस्टर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली यूज़ होते हैं आपके एनर्जी रिच कंपाउंड की तरह, और ये प्रोडक्ट है डिहाइड्रेशन रिएक्शन का, ठीक है। जब रिएक्शन होती है बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप और थायोल ग्रुप, इसके बाद ये जो हमें पता चला, ये कहाँ से पता चला? अर्ली हिस्ट्री ऑफ अर्थ पे अगर हम देखें तो जब इवोल्यूशन होता है अर्ली लाइफ का, उस टाइम पे हमें पता चला कि जो थायोएस्टर्स हैं वो भी एक एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं, वो भी एनर्जी करेंसी की तरह यूज़ होते हैं किसी भी रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए, ठीक है। तो ये और कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं? आपने देखा होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, तो उसमें भी क्या है आपका थायोएस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेलोनिल कोएंजाइम ए, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो यानी कि जितने भी कोएंजाइम्स हैं उसमें कौन से बॉन्ड्स आपके इन्वॉल्व होते हैं? थायोएस्टर बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, क्लियर आउट। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये आपको चीज़ याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एनर्जी रिच कंपाउंड होता है ये भी, ठीक है। एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल फाउंड इन सेल्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। एटीपी कैप्चर केमिकल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल। यानी कि ये कहाँ से मिलती है आपको? यानी कि जो एटीपी है वो कैप्चर करता है केमिकल एनर्जी, जो कि जब हम खाना खाते हैं उसके ब्रेकडाउन से क्या निकलती है? एनर्जी, और वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? आपकी एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। और यही एटीपी हम कंज्यूम करते हैं एज एन एनर्जी सोर्स। अगर हमें आयरन ट्रांसपोर्ट कराना है अपनी बॉडी के अंदर, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करना है, नर्व इम्पल्सर करना है, ठीक है, कोई भी मूवमेंट करना है, कोई भी रिएक्शन अगर हमारी बॉडी के अंदर चलनी है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो भी चलेगी, जिसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। दिस प्रोसेस एज वेल एज अदर क्रिएट ए हाई डिमांड फॉर एटीपी। यानी कि जो एटीपी है उसकी हाई डिमांड रहती है क्योंकि उसके पास 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। अब ये किस तरह से फॉर्म होता है? बेसिकली अगर हम एक उसको देखें, ठीक है, अगर हम एक रिएक्शन को देखें एडिनोसिन किससे मिलके बना हुआ है? एडेनिन और राइबोज, ठीक है। अगर हम इसी एडेनिन राइबोज में ये दोनों क्या मिलके बना रहे हैं? एडिनोसिन। अगर हम इसमें एक फॉस्फेट बॉन्ड ज्वाइन कर दे तो क्या बनेगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर हम इसमें 2 फॉस्फेट ज्वाइन कर दे तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर हम इसमें 3 फॉस्फेट ऐड कर दे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी जो है वो एक हाई एनर्जी करेंसी होती है क्योंकि इसके अंदर 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। द एनर्जी कैरिंग पार्ट ऑफ एन एटीपी मॉलिक्यूल इज द ट्राइफॉस्फेट टेल, क्योंकि इसके पास क्या है? ट्राइफॉस्फेट टेल होती है। 3 फॉस्फेट ग्रुप्स आर जॉइंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं किससे जॉइंट होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से जॉइन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैरी इन दिस बॉन्ड कैरीज द एनर्जी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन बॉन्ड्स के अंदर वो क्या करते हैं? एनर्जी कैरी करते हैं। विद इन द पावर प्लांट ऑफ सेल्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी इज यूज टू ऐड 1 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू एडीपी, ठीक है। यानी कि किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है? जब हम एडीपी के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ज्वाइन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इज अबाउट 7300 कैलोरी फॉर एवरी मोल ऑफ एटीपी। यानी कि 1 मोल ऑफ एटीपी जो फॉर्म हुआ है उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो है 7300 कैलोरी। At the energy requiring site, the last phosphate group in the tail is broken off and energy in the bond is repleted, ठीक है। तो जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे ये जो एटीपी है, ये एटीपी जो है अपना लास्ट फॉस्फेट को रिलीज आउट कर देता है और एडीपी का फॉर्मेशन कर देता है। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो यूज़ करती है हमारी सेल
जो भी हम काम करने वाले हैं उस टाइम पे, ठीक है। सो अगेन अबाउट 7300 कैलोरी ऑफ एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। ये तो यहाँ पे क्या हुई, जब हमने एटीपी का फॉर्मेशन किया तो 7300 कैलोरी हमारी क्या हुई, स्टोर हुई। जब हमने एटीपी का ब्रेकडाउन किया तो इतनी एनर्जी हमारी रिलीज हुई, जो किस में काम आएगी, हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, जो भी हम वर्क करना चाहते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए यूज़ होगी, ठीक है। द एडीपी एंड द फॉस्फेट आर देन फ्री टू रिटर्न टू द पावर प्लांट, यानी कि हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो फिर से फ्री हो जाएंगे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फिर से वो ज्वाइन करके क्या बना लेंगे, आपका एटीपी बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी जो है स्टोर्ड होती रहती है और यूज़ होती रहती है, ठीक है। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एटीपी ब्रेक डाउन हो जाता है, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उस टाइम पे ये जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो फ्रीली प्रेजेंट है वो कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन कर देते हैं, और ये स्टोर हो जाती है हमारी एटीपी के फॉर्म में एज एन एनर्जी करेंसी, ठीक है। So that's all about energy rich compounds, which is ATP, thioesters, 1,3-biphosphoglycerate and phosphoenol pyruvate. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब आपके न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। और ज़रूर बताना कि आपको ये लेसन्स कैसे लग रहे हैं।